हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने अपने फर्स्ट यूनिट को ख़त्म किया था। वर्कबुक में से सीएमए फाइनल की जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपकी वर्कबुक है उसका स्टडी नोट नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट कर लिया था, एक ही चैप्टर में था। और आज हम लोग स्टडी नोट नंबर 4, 5 एंड 6 कंप्लीट करेंगे और ये भी आपका एक ही चैप्टर में यहाँ पर कवरअप है। अच्छा सर, तीनों चैप्टर कवर होंगे? हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। जब हमने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तीनों चैप्टर्स पढ़ाते समय आपको ये चीज़ क्लियर की थी, किसी भी चीज़ पर अगर हमको टैक्सेशन चार्ज करना है जीएसटी में, देन फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग द जीएसटी अमाउंट वी आर नीडेड 3 थिंग्स: द टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ सप्लाई. If we got all these 3 things, we can find out our taxable value, or you can say we can find out the exact amount of taxes. तो उसी के लिए आज हम लोग देखेंगे तीनों चैप्टर को एक साथ यहाँ पर रिवाइज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपका, व्हाट्स द टाइम। अब देखिए ना, शुरू में कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, बाद में कुछ सब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव और केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं। इससे होगा क्या कि आप एक बार ब्रशअप कर लेंगे हर एक चीज़ को बहुत ही जल्दी से। अगर कोई चीज़ 19-20 हो रही होगी दिमाग में तो वो चीज़ अपनी जगह सेट हो जाएगी। चला जाए, देखा जाए। यस सर, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। 1 में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद दोज क्वेश्चंस। What is the first question? What is the time of supply of goods in case of forward charge? अब यही बताने को रह गया है। टाइम ऑफ सप्लाई का फॉरवर्ड चार्ज पे होता है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस। क्लियर? वॉट एवर द केस इट इज़, और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। लेकिन डेट ऑफ पेमेंट एक 66 डिवाइडेड बाई 2017 के नोटिफिकेशन से ख़त्म हो चुका है। तो अब हमारे लिए यही है कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ इनवॉइस, वॉट एवर द केस इट इज़। देखते हैं क्या लिखा है। अच्छा, यही तो लिखा है, डेट ऑफ इनवॉइस और द ड्यू डेट ऑफ इशुएंस ऑफ इनवॉइस विच एवर इज़ अर्लियर। हो गया। चलिए, सेकंड कहता है, अब ये जो है आपका, ये जो यहाँ पर रीज़न दिया है, ये 66 डिवाइडेड बाई 2017 का नोटिफिकेशन नंबर था, उसके हिसाब से हमारा ये चीज़ एंड हो चुका है। इज इट क्लियर? यानी एडवांस पेमेंट पर वैसे भी हमारा जीएसटी नहीं लगता। सप्लाई ऑफ सर्विस इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज। सप्लाई ऑफ सर्विस इफ इनवॉइस इज इशूड विद इन 30 डेज। तो जब हम सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं उसके टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, जब हम सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं और उसके सप्लाई ऑफ सर्विस के टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि हमें उस सर्विस के बिफोर या आफ्टर विद इन 30 डेज़ के अंदर हमको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ठीक है ना? तो अगर ऐसा किया जाता है तो मान दिया जाता है द इनवॉइस हैज़ बीन इशूड इन टाइम। तो जो डेट ऑफ इनवॉइस है और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जो दोनों में से पहले हो। अगर ये 30 डेज़ के बाद होता है इनवॉइस इशू होता, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज़ अर्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट कहता है, व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस फॉर द सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज अप टू 1000 इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट। तो अगर हमें जितना हमने इनवॉइस में वैल्यू लिखी थी उसके ऊपर 1000 रुपये तक का, नॉट मोर देन 1000, तो उस समय एसएससी के यानी कि टैक्स पेयर्स को एक ऑप्शन दिया गया है कि या तो आप डेट ऑफ इनवॉइस ले लें या डेट ऑफ पेमेंट, जो आपको समझ में आए। तो एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर, डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर द ऑप्शन द टैक्स पेयर वांट टू यूज़। इज इट क्लियर? व्हाट्स द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। जब आरसीएम की बात आती है और सर्विस की बात होती है तो उसमें डेट ऑफ इनवॉइस में 60 डेज जोड़ दिया जाता है, जबकि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस में हम लोग 30 डेज ऐड करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बोला है सप्लाई ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर 60 डेज ऐड करना होगा। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हमने कोई रिसीट की सर्विसेज, तो डेट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट। अब डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस वी आर अनेबल टू फाइंड इट आउट। अगर ये गुड्स होता तो हमें मालूम था डेट ऑफ रिसीट ऑफ द गुड्स, बट लेकिन अब सर्विस तो दिखती ही नहीं है, तो इसलिए इस चीज़ को किनारे करो। अब हमारे पास बचा क्या? डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन मैंने पेमेंट किया है, और इनवॉइस की डेट प्लस 60 डेज, जो दोनों में से पहले हो। तो कहता है डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज। ठीक है, जो दोनों में से पहले हो। बताया तो, अभी तो यही बताया। देखिए ना, वो सारी चीज़ें रिवाइज करवा रहा है जो हम लोगों ने पहले कभी पढ़ रखी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स लायबल टू टैक्स अंडर द आरसीएम। आरसीएम में
तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट प्लस डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज. तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, अर्लियर ऑफ दीज थ्री. सेम डिट्टो कॉपी एंड पेस्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही. हो गया टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन. अब वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है. द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू. अरे बताया था सेक्शन 15 का स्टार्टिंग ही यही से हुआ था. द ट्रांजैक्शन वैल्यू शैल बी द वैल्यू ऑफ गुड्स. जी अच्छा, when can the transaction value be rejected for computation of value of supply? ट्रांजेक्शन वैल्यू को तभी हम लोग रिजेक्ट करते हैं जब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ना हो, या जो सोल कंसिडरेशन ना हो, और बायर एंड सेलर दोनों रिलेटिव हों. ठीक है ना. कह रहा है when can the transaction value be rejected for computation of value of supply? When the buyer and seller are related in price, are related or price is not the sole consideration. बिल्कुल ठीक है. ऊपर क्या लिखा था? एंड दोनों में से कोई कंडीशन हो. अगर दोनों रिलेटेड हैं तो भी वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. अगर सोल कंसिडरेशन नहीं है तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. एंड का मतलब दोनों कंडीशन पूरी होना चाहिए, जो कि गलत है, और सही है. दोनों में से कोई एक कंडीशन होगी तो भी हम ट्रांजैक्शन वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे. ठीक है ना. चलिए, व्हाट डिडक्शंस आर अलाउड फ्रॉम द ट्रांजैक्शन. अरे डिस्काउंट डिडक्शन के तौर पर अलाउड होता है ना, और तो कोई डिडक्शन मिलता ही नहीं. और वो भी डिस्काउंट कौन सा? बिफोर और आफ्टर कोई भी हो. आफ्टर वाला तभी मिलेगा जब उसका हमने आईटीसी रिवर्स कर दिया होगा और क्वांटिटी बेस्ड होगा. इज इट क्लियर? ठीक है ना. हाँ, देखिए ये लिंक किया जा सकता है इनवॉइस से, और ये आईटीसी रिवर्स कर दिया गया है. दैट्स इट. यहाँ तो बिफोर और एट द टाइम, आफ्टर भी हो सकता है, लेकिन वो इनवॉइस से लिंक किया जा सकता है और आईटीसी रिवर्स किया गया हो. डिस्काउंट ऑफर ठीक है, ये हमें डिडक्शन मिलता है, बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलता. रूल 30 ऑफ द सीजीएसटी. रूल 30 तो यही बोलता था ना सीजीएसटी का, कि अगर आपका वैल्यूएशन पॉसिबल ना हो पाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%, यानी 110% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शैल बी ट्रीटेड एज योर ट्रांजैक्शन वैल्यू. याद होगा. तो रूल नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32 यही सब तो बताया था वैल्यूएशन में. जी, रूल 30 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स एंटर अलिया प्रोवाइड्स वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट शैल बी 110% of cost of production. That's it. What will be the value of supply if Manu supplied television set 35,000 along with the exchange of an old TV, and if the price of the television set without exchange is 50,000? अगर सामने वाला हमको एक्सचेंज करता है, अपनी पुरानी टीवी देता है, तो मैं नई टीवी उसको 35,000 में दे दूंगा. अगर वो मुझे पुरानी टीवी नहीं देता तो मैं नई टीवी उसको 50,000 में सेल आउट करता. इफ ही इज एक्सचेंजिंग विद हिज ओल्ड टीवी, मीन्स ही इज गेटिंग न्यू टीवी अगेंस्ट द old one TV by exchanging it, then I am just getting the payment of rupees 35,000. If the exchange is not there, then I am charging rupees 50,000. It means the new one TV has a transaction value of rupees 50,000. सोचना क्या है? The open market value ठीक है 50,000. आँख बंद करके ये क्वेश्चन देखिए हम लोगों ने. Supply of goods in the course of import into the territory of India is. Supply of goods in the course of import into the territory of India is. अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? इंट्रास्टेट. ना 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 ना. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंट्रास्टेट सप्लाई होता है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंट्रास्टेट सप्लाई माना जाता है. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंट्रास्टेट सप्लाई माना जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रास्टेट सप्लाई? कहता है सप्लायर ऑफ गुड्स कैलकाटा में है और प्लेस ऑफ सप्लाई SEZ में है. तो मैंने अगर आपको याद कराया हो, इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मैंने दी थी कि अगर एक ही स्टेट में हैं, लेकिन एक स्टेट में जो SEZ का लोकेशन है, एक बंदा वहाँ पर है, एक उसी स्टेट में SEZ के बाहर है, तो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो इंटर-स्टेट ट्रांजैक्शन माने जाते हैं. तो ये इंटर-स्टेट है. सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन कोलकाता एंड दिल्ली. सप्लायर ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई. दो ही चीज़ें देखनी पड़ती हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई. इसी से हमें तय करना होता है, इन दो चीज़ों को देख करके, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों को देख करके, सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, इन दोनों को देख करके ही हम तय करते हैं कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है. तो इंटरस्टेट होने के लिए दो डिफरेंट स्टेट्स होने चाहिए, एक यूनियन टेरिटरी हो और एक स्टेट होना चाहिए, एक दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो.
ठीक है ना भाई, 2 स्टेट हों, 2 यूनियन टेरिटरी हों अलग अलग, एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी हो, वो भी इंटरस्टेट माना जाता है। इंटरस्टेट ये भी माना जाता है कि एक ही स्टेट पे अगर SEZ है और एक प्लेस स्टेट उसी SEZ के बाहर है तो भी दोनों के बीच का ट्रांजैक्शन हम इंटरस्टेट मानते हैं। अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का केस है तो भी हम वहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं। तो कहता है एक कोलकाता में है और एक दिल्ली में, ठीक है, इंटरस्टेट है, कोलकाता में है और SEZ चंडीगढ़ में है। अरे बाप रे बाप, कोलकाता और चंडीगढ़ तो अपने आप हो गया ना, ऑल ऑफ द अबव। दिस इज योर आंसर। कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर। अरे भाई इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर, मैंने किसी से एलिवेटर मंगवाया, अब सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, पैर रखो ऊपर चल जाते हैं, तो उस केस में क्या एलिवेटर में मंगवा लूँ? एलिवेटर मेरे घर पे आकर रखा हुआ है, शॉप पे रखा हुआ है, मॉल में रखा हुआ है, क्या वो लग गया? क्या काम करना स्टार्ट हो गया? अरे भैया तुम कंपनी हो, तुम लगाओगे, हम कहाँ से यहाँ पर एक इंजीनियर खोजेंगे उस एलिवेटर को सेट करने के लिए? यू आर एन एक्सपर्ट इन दैट एंड आई एम नॉट बाइंग ₹10,000, 15,000, 50,000 वर्थ ऑफ गुड्स, दिस इज द लैक्स ऑफ मीन्स दिस हैज़ अ वर्थ ऑफ रुपीज़ लैक्स इन लैक्स। तो हम क्या करें? तो सर आप एक काम करिए, इसको जब तक इंस्टॉल करके नहीं जाएगा तब तक आप उसको अपना सप्लाई मत मानिए। तो उसको सप्लाई देना है, इंस्टॉलेशन करके जाना है। तो जब तक वो इंस्टॉलेशन नहीं करके देगा तब तक हम उसको प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं ट्रीट करेंगे, यानी जहाँ पर वो एलिवेटर लगेगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ फूड टेकन ऑन बोर्ड, बताया था दिल्ली से हवाई जहाज उड़ा, दिल्ली से बैंगलोर की ओर, तो जो उसका फर्स्ट प्लेस होगा दिल्ली, वही माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। कई क्वेश्चंस करवाए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? इंट्रा स्टेट, सेम स्टेट किसको माना जाएगा? दिल्ली है, SEZ दिल्ली, किनारे करो, इंटर स्टेट हो गया। दिल्ली है, जयपुर है, इंटर स्टेट है। दिल्ली है और दिल्ली है भैया, ये इंट्रा स्टेट है। काहे के लिए इतना दिमाग लगाना? हो गए क्वेश्चंस क्या सारे? अरे 15 ही क्वेश्चन से हो गए। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करें तो टेकिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल तरीके से दी गई थी। इसी तरह इंपोर्ट ऑफ गुड्स की टेकिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया टू द प्लेस ऑफ इंडिया, तो इसको हमने कहा था इंपोर्ट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जबकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया में हो, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया में हो। दो हो गई कंडीशन। तीसरी कंडीशन, जो पैसा आएगा वो फॉरेन करेंसी में आना चाहिए, हाँ या ना? सप्लायर कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए? आउटसाइड इंडिया में। पक्की बात है। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए सर्विस की? आउटसाइड इंडिया में। और जो पैसा वहाँ से मिले कंसिडरेशन, वो फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में होना चाहिए, हाँ या ना? द सप्लायर ऑफ सर्विस एंड द रेसिपिएंट ऑफ आर नॉट मेयरली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेशन। फिलहाल छोड़ दो। कहने का मतलब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की हमारी कंडीशंस हैं कि भाई आपका सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया में है। सप्लायर कहाँ पे है? इंडिया में। रेसिपिएंट कहाँ पे है? आउटसाइड इंडिया। प्लेस ऑफ सप्लाई उस सर्विस की आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए, नहीं इंडिया में ही प्लेस ऑफ सप्लाई कर दो। तो हम लोग दो चीज़ें देखते हैं, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, तभी हम इंटरस्टेट और इंट्रा स्टेट। तो यहाँ पर इंटरस्टेट तभी माना जाएगा, एक्सपोर्ट तभी माना जाएगा जब वो प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी आउटसाइड इंडिया। तो ये तीन कंडीशन हो गई। फोर्थ, वॉट एवर द कंसिडरेशन यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इट मस्ट बी इन अ फॉरेन एक्सचेंज, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, तभी हम इसको एक्सपोर्ट मानते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, अदरवाइज नहीं। मेरी बात ढंग से, सेम कंडीशन ये गुड्स के केस में नहीं है कि जो वहाँ से पैसा मिले वो फॉरेन करेंसी में मिले, ना बाबा ना, ऐसा कंडीशन वहाँ पर नहीं है। व्हाट्स द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन? इसके लिए हम लोगों ने पूरा एक अलग से चैप्टर है, अलग से नेक्स्ट सेशन में उम्मीद करेंगे हम इसको कवर कर देंगे। ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और ट्रैवल बेसिस देख लेंगे, इसको चिंता ना करें, टेंशन नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 3 का ए, ऑइडार इसको कहते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट है इसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई बताओ। तो भैया जहां टर्मिनेट होगा, क्या? टाइम ऑफ सप्लाई। जहां टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट क्या है जब हमारी सप्लाई मान ली जाएगी इनवॉइस अराइज करना, या जिस डेट पर हमें टैक्स चार्ज करना है।
हमारा गुड्स रिमूवल हुआ, हमें मालूम है जब गुड्स रिमूव होता है मूवमेंट पॉसिबल होता है, तो डेट ऑफ रिमूवल समझ लो, डेट ऑफ रिमूवल या उसके पहले हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, डेट ऑफ रिमूवल या उसके पहले हमें इनवॉइस इशू कर देनी चाहिए। तो डेट ऑफ रिमूवल या उसके पहले इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए, जो नहीं हुई, तो डेट ऑफ रिमूवल हमारा हो जाएगा। डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, कोई मतलब नहीं है। डेट ऑन विच पेमेंट रिसीव्ड, दोनों में से जो पहले हो। क्लियर है, ये टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया। अच्छा, अगर ये पहले भी हो जाता तो भी हमारे लिए मतलब नहीं था, क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66 डिवाइडेड बाई 2017 कहता है कि हम एडवांस पेमेंट पर वैसे भी जीएसटी नहीं लेते। 18 अगस्त से 16 अगस्त है, तो डेट ऑफ रिमूवल या उसके पहले अगर इनवॉइस इशू हो गया तो ये हो गया इशू। 19 कोई मतलब नहीं है, और 7 सितंबर भी कोई लेना देना नहीं है। द आंसर इज 16 अगस्त। 19 अक्टूबर तो भैया जो ले लो यही ले लेते हैं, ये तो वैसे भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो पहला 16 एंड 19। क्लियर। What is the place of supply of advertisement services are provided to central government, state government और statutory body और local authority। अगर याद हो तो मैंने रूल 3 बताया था आपको, जब ये चैप्टर मैं एंड कर रहा था तो उस समय मैंने रूल 3 बताया था इसके लिए कि एडवर्टीजमेंट जब हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी को देते हैं तो किस तरह से डिवाइड करते हैं, उसके लिए पूरा सिस्टम बताया था, प्रोपोर्शन कैसे लिया जाता है वो बताया था। बस ये याद रख लो कि जो भी एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट को देते हैं, तो जितने स्टेट गवर्नमेंट्स को जितना हम पेमेंट चार्ज करते हैं नॉर्मली, जितना हम बिल चार्ज करते हैं नॉर्मली, उसी रेशियो में हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा शाणपट्टी अभी दिखाने का नहीं है। इसमें 50 तरीके मैंने बताए थे। एसएमएस के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप टेलीफोन के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप ऑनलाइन के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप सिनेमा में जा करके एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप होर्डिंग और बोर्ड लगाते हैं मार्केट में, जो कैश वगैरह लगते हैं, बोर्ड वगैरह लगते हैं, वो एडवर्टीजमेंट होती है। गाड़ियों के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, रेलवे के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं, हवाई जहाज़ के थ्रू एडवर्टीजमेंट करते हैं। मीन्स देयर वर सो मेनी डिफरेंट वेज टू एडवर्टाइज, और मैंने ये आपको रूल 3 के बारे में वहाँ पर सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को आप एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज देते हैं तो आप प्रोपोर्शनेटली स्टेट गवर्नमेंट से जितना पैसा लेना हो या जितना बिलिंग करते हैं उस हिसाब से आपको उस रेशियो में बांटना पड़ेगा। देखें क्या लिखा है। कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ एडवर्टीजमेंट टू द सेंट्रल स्टेट स्टैट्यूटरी लोकल अथॉरिटी मीन्ड फॉर द स्टेट और यूनियन टेरिटरी आइडेंटिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शैल बी टेकन एज बीइंग इन ईच ऑफ द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी एंड द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई स्पेसिफाइड टू ईच स्टेट फलाने धमाका शैल बी इन द प्रोपोर्शन टू द अमाउंट एट्रीब्यूटेबल। तो जितना पैसा आप लेते हैं गवर्नमेंट से, उसको जिस स्टेट में जितना आपने बिलिंग की है उस हिसाब से आपको उसको प्रोपोर्शन में बांटना पड़ेगा। दैट्स इट। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। रेसिपिएंट लोकेशन का लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विस लेता है उसका लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी तक तो हम लोग लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई देख रहे थे। लोकेशन ऑफ सर्विसेज रेसिपिएंट को भी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने डिफाइन किया था कि अगर वो रजिस्टर्ड है तो वही लोकेशन जो उसका रजिस्टर्ड है। हाँ, दूसरा मैंने बताया था अगर रेसिपिएंट 2 जगह सर्विसेज रिसीव कर रहा है, सर्विसेज के बारे में, हाँ 2 जगह रिसीव कर रहा है, एक तो अपना रजिस्टर्ड प्लेस के अलावा किसी दूसरे प्लेस पर रिसीव कर रहा है, तो जो उसका अगर ये फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है जो कि भले रजिस्टर्ड नहीं है तो वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट। मैंने कहा अगर दोनों जगहों पर वो सर्विसेज रिसीव कर रहा है, फिक्स एस्टैब्लिशमेंट और अपने रजिस्टर्ड प्लेस, तो ज़्यादा क्लोज जो होगा, जो ज़्यादा कनेक्टेड प्लेस होगा उसी को ही हम प्लेस लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो यही बोला गया है कि अगर एक सप्लाई रिसीव करता है रजिस्टर्ड प्लेस के लिए तो रजिस्टर्ड प्लेस, अगर सप्लाई रिसीव करता है जो रजिस्टर्ड प्लेस नहीं है उसके अलावा किसी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट पर, तो ऐसा फिक्स एस्टैब्लिशमेंट अगर दोनों हैं तो जो ज़्यादा कंसर्न्ड होगा, कनेक्टेड होगा रिसीट ऑफ सप्लाई का, उसी को हम लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट मानेंगे। अगर ये सारी चीज़ें एब्सेंस हैं तो रेजिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट। ओके, ये हम लोगों ने देखा भी था। आइए हम बात करते हैं। देखिए रूल 30 के हिसाब से क्वेश्चन दिया है। रूल 30 का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में 110% ऐड करते हैं। अभी थोड़ा देखा भी था ऊपर, MCQ अभी कर रहे थे तो उसमें देखा था 110%। वो रूल 30 के हिसाब से जब हम वैल्यू ना फाइंड आउट कर पाएँ गुड्स की तो हम रूल 30 को बेस ले सकते हैं। रूल 30 को बेस लेते हैं जहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 10%। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए बताया गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें GST शामिल है, हटा दो तो 2 लाख रुपए ये आ जाएगा। वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग निकाल रहे हैं।
तो डायरेक्ट लेबर कितना आ जाएगा 1,60,000, 40,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल 25,000 आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में 20% ही केवल इससे रिलेटेड है। ओके, सेलिंग एंड तो कभी नहीं आता, क्वालिटी कंट्रोल यस दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एंड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्क्रैप यस 20,000 हमें वापस पैसा मिल गया। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी कॉस्ट कितनी आई, 3,60,000 प्लस 65,000 प्लस 1,10,000 प्लस 36,000 माइनस 20,000, तो 5,51,000 ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लस प्रॉफिट मार्जिन ले लेते हैं 10%, 55,100, तो 6,06,100 ये हमारा आ जाएगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है ना, आ तो क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू क्योंकि ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं हो पाया तभी तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए भाई, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और कितना जल्दी निपट गया भाई। कंसेप्ट एक बार तैयार है और इस तरह के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे हैं। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग न्यू ओवर हेयर। अभी तक जितना भी देखा खटपट खटपट करके हो रहा है वो इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि हम लोगों ने बहुत डिटेल में टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई को ढंग से पढ़ा है और कई बार रिवाइज करते हुए पढ़ा। वहीं पर हम लोग मास्टरी कर चुके थे। अब यहाँ दोबारा क्या मास्टरी करना, ये तो केवल अपने आप को सेटिस्फाई करना हुआ कि हाँ वॉट एवर वी हैव डन द स्टडी इन आर रेगुलर चैप्टर, इन आर रेगुलर क्लास, दोज थिंग्स वेयर सफिशिएंट और नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will be the place of supply for services in relation to the organizing event? अगर ऑर्गेनाइज हो रहा है इवेंट, मान लीजिए कोई म्यूजिक कंसर्न हो रहा है, कोई कंपनी करवा रही है, अपने बिजनेस की एक तरह से एडवर्टीजमेंट करवा रही है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ही माना जाएगा सप्लाई का। ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो उसका लोकेशन। अच्छा, अगर किसी और को दे रहे हैं तो जहाँ पर ऐसा कंसर्न हो रहा है, ठीक है ना। अगर आउटसाइड इंडिया ऐसा कंसर्न हो रहा है, ऐसा इवेंट हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ठीक है, हो गया। दूसरा, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज फॉर एडमिशन टू स्पोर्टिंग इवेंट। भैया गेम हो रहा है, रेस हो रही है कार की, तो भैया वहाँ घूमने फिरने लोग आ रहे हैं, तो वो जहाँ पर ऐसी कार रेसिंग या बाईसाइकिल रेसिंग हो रही है या कोई स्पोर्टिंग इवेंट हॉकी क्रिकेट हो रहा है, वही प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर रेस्टोरेंट। अरे भैया जहाँ पर ऐसा होटल या रेस्टोरेंट अवेलेबल है ना, जहाँ पर ऐसा कैटरिंग की फैसिलिटीज़ दी जा रही है ना, तो वही है ना, सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर ऐसी सर्विसेज दी जा रही हैं। अच्छा, रेस्टोरेंट का मतलब जहाँ रेस्टोरेंट की फैसिलिटी है, अगर कैटरिंग है तो जहाँ पर ऐसी एक्चुअल सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सर्विसेज ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसे बेनिफिट दिया जा रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही रजिस्टर्ड पर्सन का माना जाएगा। अगर रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा है तो जहाँ से वो सामान उठाया गया है, ये वर्ड मैंने उस समय भी यूज़ किया था, जहाँ सामान उठाते हैं या जहाँ से आदमी को उठाते हैं, पैसेंजर्स को। चलिए, ये भी टॉपिक कवर हो गया, ये पढ़ाया हुआ सब है। What will be the time of supply where tax is liable to be paid on goods under reverse charge mechanism? Place of supply, time of supply पूछ रहा है, not place of supply, time of supply पूछ रहा है, जहाँ पर गुड्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर होते हैं। टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि टैक्स की डेट निकालनी है, वो भी आरसीएम, वो भी गुड्स पर, तो डेट ऑफ रेसिट ऑफ गुड्स, ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट मेड, ओके, डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज, जो तीनों में से पहले होगा। डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट एंड डेट इमीडिएटली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, जो तीनों में से पहले होगा। दैट्स इट, हो गया। इसमें करना क्या था, कछु नहीं भाई, कछु नहीं। व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स अगर वैल्यू आइडेंटिफिएबल है, आइटम्स आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। अगर वो आइडेंटिफाइड नहीं है आइटम तो डेट ऑफ रिडेम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स का मतलब होता है अगर आप किसी पर्सन से रेगुलर परचेस
कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट दे रहे हैं। मैं एक टैक्सेबल पर्सन हूँ, मैंने सप्लाई किया, पैसा लिया, सप्लाई किया, पैसा लिया, फिर सप्लाई, फिर पैसा, और उसके बाद मैं रेगुलरली आपको इन्वॉइस इशू करता हूँ, रेगुलरली मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करता हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। अब चाहे ऐसे गुड्स की सप्लाई आप वायर के थ्रू करें, चाहे पाइपलाइन के थ्रू करें, दिया होगा इसमें, चाहे वायर के थ्रू करें, चाहे केबल के थ्रू करें, चाहे पाइपलाइन या किसी और मीडियम के थ्रू करते हैं, वो गुड्स की सप्लाई मानी जाती है। अगर आरसीएम बेसिस, अगर कंटिन्यूस सप्लाई है तो इस तरह से। क्लियर है? कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होता है? सामान जा रहा है। सर्विस की बात कर लेते हैं, आप टेलीफोन यूज़ करते हैं 2 महीने 3 महीने तक यूज़ करते हैं, एक बार पेमेंट करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी है, कंटिन्यूस यूज़ करते हैं, 2-3 महीने 4 महीने का एक साथ पेमेंट करते हैं। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज हैं। तो कहा गया सप्लाई ऑफ गुड्स जहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है या जहाँ पर प्रोवाइड किया जाना है कंटिन्यूसली और बार बार रिकरिंग बेसिस पर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर और नॉट बाय मीन्स ऑफ, चाहे उसमें वायर, केबल, पाइपलाइन और कंडक्ट के साथ जाता हो या ना जाता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ पर इन्वॉइसेज रेगुलर और पीरियोडिक बेसिस पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिए जाते हैं, दैट्स इट, दैट इज़ ओवर। ये भी हम लोगों ने पहले भी देख रखा है और आज रिवीजन भी हो गया। स्टेट द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है। लोकेशन के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, रेसिपिएंट, इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। लेकिन अब ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पूछ रहा, सॉरी, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पूछ रहा। क्या पूछ रहा है हमसे? टाइम ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था इसी चैप्टर में, वो देख लिया था। अब पूछ रहा है इन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा सर्विस के केस में। टाइम ऑफ सप्लाई जिस दिन जो डेट ऑफ इनवॉइस है, अगर मैंने सही समय पर इशू कर दिया है डेट ऑफ इनवॉइस, तो डेट ऑफ इनवॉइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर हमने सही समय पर इनवॉइस इशू नहीं की विद इन 30 डेज एवन आफ्टर द प्रोविजन ऑफ द सर्विसेज, तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। 1000 तक बताया गया है कि अगर 1000 रुपये से ज़्यादा पैसा आ जाता है तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर बताया गया है कि डेट ऑफ पेमेंट और द डेट ऑफ इनवॉइस प्लस 60 डेज। थर्टी डेज, ठीक है, हो गया, ठीक है, बता दिया, ये भी बता दिया। रिवर्स चार्ज, डेट ऑफ पेमेंट और 60 डेज, ये भी बता दिया। वाउचर्स के थ्रू आ रहा है, आइडेंटिफिएबल है तो सेम डेट, अगर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन रिडीम करवाएंगे, बताया थोड़ी देर पहले। अगर ऊपर से हमारा टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा और हम रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अगर वो भी नहीं करते, उससे भी नहीं पता चल पा रहा टाइम ऑफ सप्लाई, तो भाई जिस दिन आप पेमेंट करते हैं टैक्सेस का, दैट्स इट। ये सारी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोगों ने चैप्टर्स में डिस्कस ना की हो। मेरे हिसाब से ख़त्म होने वाला है। When will the recipient and supplier be treated as related? Okay, ये तो सेक्शन 15 में ही बता दिया गया था। यस, उसके एक्सप्लेनेशन में बताया गया था। ये एज़ पर सेक्शन 15 नहीं है बल्कि एज़ पर सेक्शन 15 का एक्सप्लेनेशन है, ये याद रखेंगे। कब लोगों को रिलेटेड पर्सन ट्रीट किया जाता है? तो पहला, एक कंपनी का डायरेक्टर या ऑफिसर, एक इंटरप्राइज का डायरेक्टर या ऑफिसर दूसरी इंटरप्राइज का डायरेक्टर और ऑफिसर है, यानी दोनों जगह वो या तो डायरेक्टर या ऑफिसर का पोस्ट होल्ड किया है, या कोई एक एंटरप्राइज, कोई एक पर्सन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 25% से अधिक का वोटिंग पावर या उस पर कंट्रोल होल्ड किया हुआ है। ठीक है ना, पक्की बात है। या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, या दोनों के पार्टनर्स सेम हो, इसका 1-2 पार्टनर वहाँ भी पार्टनर है, ठीक है ना। अच्छा, जहाँ पर एक दूसरे को कंट्रोल करता हो, ये इसको कंट्रोल कर रहा है या इसको ये कंट्रोल कर रहा है, या ये इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है तो ये दोनों, या जहाँ पर 2 लोग इस तीसरे को कंट्रोल कर रहे हैं तो भी ये दोनों।
इज इट क्लियर? ये सारे रिलेटेड पर्सन हैं। साथ ही साथ अगर HUF है तो उसका हर एक फैमिली मेम्बर आपका रिलेटेड पर्सन होगा, अगर किसी इंडिविजुअल है तो उसका भी फैमिली मेम्बर क्या होगा, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली आपके रिलेटेड पर्सन्स कहलाएंगे। ठीक, चलिए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफ द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी? उसकी वैल्यू क्या लेंगे अगर कंसिडरेशन पूरी तरह पैसे में नहीं है? तो इसके लिए कहा गया अगर पूरी तरह कंसिडरेशन नहीं है तो रूल नंबर कितना था, 27 था, क्या था देख लेना, रूल नंबर क्या था मैं देख लूँ। यस 27, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। तो अगर पूरा पैसा कंसिडरेशन मनी में नहीं है तो ओपन मार्केट वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन होता है। अगर ओपन मार्केट वैल्यू नहीं है तो जितना हमने कैश में दिया है प्लस जो काइंड वाला है उसको मनी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना, वो आ जाएगा। अगर वो भी नहीं मिल रहा तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, यस बिल्कुल ठीक है। और अगर वो भी नहीं मिल रहा तो रूल नंबर 30 और 31 के हिसाब से चले जाओ, जहां 110% या सेक्शन 15 प्लस रूल्स के प्रोविज़न को फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं, अगर हम पूरा पैसा कंसिडरेशन कैश में नहीं लेते हैं तो उस केस में कहा गया कि जो आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, पहला ऑप्शन। दूसरा कि आपने जितना कैश में लिया है वो प्लस जो आइटम में काइंड में सामान है उसका कैश कन्वर्जन करके इसमें ऐड कर लो, वो ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा। तीसरा लाइक काइंड एंड क्वालिटी का सामान कि ये सामान है इस तरह का, हमारा कितना मिल रहा है वो हम कन्वर्जन नहीं कर पा रहे तो भैया ये दूसरे को सामान कितने में देते हैं या ये सामान दूसरा कितने किसी को देता है वो वैल्यू ले लो। फोर्थ लाइक काइंड एंड क्वालिटी वाला भी अगर काम नहीं कर रहा तो कहा गया था रूल 30 और 31 को ऑप्ट कर लो। रूल 30 कहता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 10% ऐड कर लो, वो आ जाएगा आपका जो अभी किया था, क्वेश्चन किया था 5,05,100 या 5,51,000, यस 5,51,000 आया था, उसमें हम लोगों ने 10% 55,100 ऐड किया था तो 6,06,100 समथिंग कुछ ऐसा आया था। तो ये आपका सेम वही है रूल 30। और अगर रूल 30 से भी काम ना बने तो रूल 31 कहता है, रूल 31 पे चले जाओ। रूल 31 कहता है कि इस प्रोविजंस को ध्यान में रख करके आगे चलना। क्वेश्चन नंबर 9A, राम एंड कंपनी बीइंग डीलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल आइटम्स इशूड गिफ्ट वाउचर टू इट्स कस्टमर फॉर ₹2,000 ऑन 15th नवंबर। कस्टमर कैन यूज गिफ्ट वाउचर टू परचेज एनीथिंग। तो इसका मतलब नॉट आइडेंटिफाइड। जब आइडेंटिफाइड नहीं होता है तो जिस दिन उसका रेडेम्पशन होता है, वाउचर का रेडेम्पशन डेट हमारा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई हमारा रेडेम्पशन डेट कब है इसका दिया है क्या, 20 नवंबर। वैल्यू ऑफ सप्लाई भैया वो कितने का सामान ले रहा है वो देख लो, 1400। और टैक्स कितना लगना है तो 99% हो गया भैया। डिफाइन प्योर एजेंट, ओके, इसके बाद भी कुछ खत्म भाई खत्म। डिफाइन प्योर एजेंट। प्योर एजेंट क्या होता है? आपने मुझसे कहा सर मेरे लिए एडवर्टीजमेंट कर दो, नहीं। आपने मुझसे कहा सर मेरे लिए सामान खरीद दो, लैपटॉप। आपने मुझसे कहा सर हमें लैपटॉप नहीं खरीदने आ रहा, आप खरीद लो। मैंने कहा ठीक है, मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एग्रीमेंट करने के बाद मैंने वो सामान खरीदा आपके बिहाफ पर, दूसरा यानी मैंने उस सामान को होल्ड किया। तीसरा, उस सामान को मैं पर्सनल यूज़ नहीं कर सकता। फोर्थ, यानी केवल आपको सप्लाई वापस करूंगा, सप्लाई दूंगा, अदरवाइज मैं उसका कोई पर्सनल यूज़ या ओन पर्पजेस के लिए यूज़ नहीं करूंगा। मैंने पैसा अपनी जेब से दिया लैपटॉप खरीदने का, ठीक है। अब जब मैं बिल बनाऊंगा तो बिल में आपसे मैं लैपटॉप का भी चार्ज लूंगा और अपना कमीशन भी लूंगा, यानी आई एम वेरी मच इंटाइटल्ड टू गेट द कमीशन इन एडिशन ऑफ द कंसिडरेशन। तो जो लैपटॉप का मैंने पैसा दिया प्लस कमीशन का पैसा, अगर ये सारी चीज़ें कंडीशंस फुलफिल होती हैं देन आई विल बी ट्रीटेड एज अ प्योर एजेंट।
सबसे पहला कि हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट हुआ हो, ठीक, उसमें ये कहा गया हो कि आप खर्च कर सकते हैं मेरे बिहाफ पे, मैं उस सामान को होल्ड तो करूंगा लेकिन उसका मैं पर्सनल यूज़ नहीं करूंगा, ठीक है ना, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं, मैं उस सामान को अपने पास रखूंगा, होल्ड करूंगा फॉर द टाइम बिंग, उसको मुझे आपको सप्लाई देने के लिए। डज नॉट यूज फॉर इट्स ओन पर्पजेज, रिसीव ओनली द एक्चुअल अमाउंट, जो लैपटॉप का पैसा है, इन एडिशन टू द अमाउंट, मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेगा, वो मेरा कमीशन, दैट्स इट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर प्योर एजेंट। सारी चीज़ें हो गई, ये चैप्टर आपका पूरी तरह बल्ले बल्ले होता है। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने आएंगे फिर से नए चैप्टर के साथ। कितना कितना अच्छा, इतना। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।